तुम साथ चलोगे ना? वंश अबका ने वंश की बाहों में सिमटते हुए पूछा। तुम कहीं भी जाओ अबका, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। तुम्हारा साया बनकर, नहीं तुम्हारी रूह बनकर, जिसे कोई तुमसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकता। खुद तुम भी नहीं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी अबका मुश्किलों से नहीं घबराती। सो रिलैक्स, तुम जाकर मिलो उनसे। नकुल तुम्हें ले जाएगा। वंश की बात सुन अबका जाने लगती है, पर वंश एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। अबका पीछे मुड़कर देखती है। अबका एक बार वंश को देखती है, फिर उसके हाथ को। क्या हुआ? अबका ने इशारे से पूछा। नथिंग, बस तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। वंश बोला। क्या? अबका ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। वही जो हल्दी की सुबह तुमने लेने से मना कर दिया था। वंश उसे ने मोबाइल दिखाते हुए बोला। अबका ने जैसे ही फ़ोन लेने की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वंश ने अपना हाथ पीछे कर लिया। क्या बोल रही थी तुम? हल्दी वाले दिन कि तुम मुझसे कोई गिफ्ट नहीं लोगी? वंश बोला। हाँ तो उस वक्त आपके सामने अब क्या थी, पर आज आपके सामने मिसेज आपका। वंश वाद खड़ी है। आपका उसके हाथों से फ़ोन लेते हुए बोली। अच्छा जी? वंश बोला। हाँ जी, आपका बोली। वंश आपका के माथे पर किस करता है। ऑफिस में मिलते हैं। वंश ये बोल जाने लगता है। आपको नहीं लगता मिस्टर वाधवा कि आप कुछ बोल रहे हैं? वंश को जाता देख आपका पीछे से बोली। वंश टेबल स्माइल के साथ आपका के करीब आता है, और जैसे ही उसे किस करने को होता है, आपका बीच में वॉलेट ले आती है। कंट्रोल मिस्टर वाधवा, हम आपके वॉलेट, मोबाइल, वॉच, टाई और इस फाइल के बारे में बात कर रहे थे। आपका टेबल पर रखी चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए बोली। फिर आपका वंश को उसका वॉलेट देती है, हाथों में वॉच पहनाती है। वंश टाई भी उसी को दे देता है। आपका अपना सिर हिलाते हुए उसे टाई पहनाकर फाइल दे देती है। फिर दोनों एक साथ घर से निकल अलग अलग चले जाते हैं अपनी अपनी मंजिल की ओर। वत्सला मेंशन, वत्सला जी, नंदिनी जी, तेजस्वी जी तीनों परेशान से बैठे थे, और उनके सामने आज के न्यूज़पेपर्स रखे थे, जिसमें वंश की शादी की खबर कुछ इस कदर छपी थी कि एकलव्य की शादी की न्यूज़ छिप सी गई थी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। सुबह से ना जाने कितने ही रिश्तेदारों और जानने वालों के फ़ोन आ चुके हैं न्यूज़ में आने की वजह से। जिन लोगों को नहीं भी पता था वंश की शादी का, अब तो उन्हें भी पता चल गया है। किसको क्या जवाब दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे साथ साथ सब ने बहुत इंतज़ार किया था वंश की शादी का। नंदिनी जी परेशान होते हुए बोली। आप ठीक कह रही हैं दीदी। आपको पता है केतकी बता रही थी कि उसकी ईशानी से बात हुई थी फ़ोन पर। बहुत परेशान थी वो। कह रही थी घर में सब उदास हैं, और एकलव्य ने भी अपनी हनीमून ट्रिप कैंसिल कर दी है। घर में जैसे खामोशी सी छा गई थी। तेजस्वी जी बोली, और ईशानी बोल रही थी हो सकता है वो लोग रिसेप्शन भी कैंसिल कर सकते हैं, और आज उन्होंने अबका को भी मिलने के लिए बुलाया है। तेजस्वी जी थोड़ा रुक कर आगे बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ओबेरॉय सबका को अपना लेते हैं तो सब जो बिखर गया हो वो ठीक हो सकता है। यह सुन के पास आते हुए बोला। शिवशेखर जी और चंद्रशेखर जी भी उसके पीछे आ जाते हैं और आकर सबको ज्वाइन करते हैं। सब बात कर रहे होते हैं, लेकिन शिवशेखर जी शांत बैठे किसी गहरी सोच में डूबे थे। जैसे यस, आप भूल गए आपको डॉक्टर के पास जाना था रेगुलर चेकअप के लिए। तेजस्वी जी बोली। हाँ, वो दिमाग से ही निकल गए, इतनी टेंशन में। यश जी बोले। माँ, हम आते हैं के साथ चले जाते हैं। यश जी बोले। तेजस्वी जी आप क्या सोच रहे हैं? शिव, आपको तो खुश होना चाहिए कि ओबेरॉय सबका को अपनाना चाहते हैं। शिवशेखर जी जो बहुत देर शांत बैठे थे, नंदिनी जी उन्हें चुप देखकर बोली। मैं खुश हूँ नंदिनी कि अबका एक रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करती है, और ये भी सही है कि अब मुझे अबका कोई इस घर की बहू बना मानने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन शेखर जी बोलते बोलते चुप हो गए। शिव, लेकिन क्या शिव? चंद्रशेखर जी ने पूछा। अब क्या परेशानी है? मेरे बरसों की ख्वाहिश अब पूरी हो गई है, और मेरे और फुरू की दोस्ती रिश्तेदारी में जो बदल गई है। चंद्रशेखर जी आगे बोले। परेशानी है डैड, परेशानी है, और मेरी परेशानी की वजह है वत्सल जी बोली। शिवशेखर, वत्सल? मैं कुछ समझा नहीं। चंद्र,
शेखर जी ने पूछा, डैड आपका स्नेहा और सारांश की बेटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अभिराय से जुड़ी है जो समाज में हमारी तरह रुतबा रखते हैं। लेकिन वात्सल्य, मैं मानता हूँ वात्सल्य बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे भी उससे लगाव है, लेकिन कौन है उसका पिता कोई नहीं जानता। और जब आपका की शादी ही नहीं हुई तो फिर वात्सल्य किसका बेटा है? हम कैसे किसी ऐसे बच्चे को अपने ख़ानदान का नाम दे दें जिसके पिता के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। अगर वात्सल्य आपका कहना जायज़, आगे कुछ भी ऐसा मत कहिएगा बड़े पापा जो मेरे बर्दाश्त के बाहर हो। वंश गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोला। श्री शेखर जी अपनी बात ख़त्म कर पाते कि तभी उन्हें वंश की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। सब पीछे मुड़कर वंश को देखने लगते हैं, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, मुट्ठियाँ भींच गई थी, जिसके कारण उसके हाथों की नसें तक तन गई थी। वात्सल्य मेरा हिस्सा है, आपका और मेरा हिस्सा है। जिस बच्चे को पैदाइश पर आप उंगली उठा रहे हैं ना, वो वंश वाधवा का बेटा है, इस वाधवा खानदान का वारिस है वो। वंश जैसे जैसे बोल रहा था ऐसा लग रहा था पूरे परिवार के पैरों तले किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। एक बार फिर उन्हें ढेरों सवालों ने उन्हें घेर लिया था, पर इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि ऐसी कितनी ही बातें हैं जो अभी उनके सामने आनी बाकी है, और जो वंश ने अभी अभी कहा वो कब और कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात, वंश और आपका इतने वक्त से उनके पास ही थे, फिर भी उन्हें उनके बीच की नज़दीकियाँ कभी नज़र क्यों नहीं आई। ओबराय बिला आपका डरी सहमी सी कांपते कदमों से ओबराय बिला में एंटर होती है। उसकी आंखों के सामने बिल्कुल वैसा ही बंगला था जैसा उसकी माँ ने अपनी डायरी में जिक्र किया था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था, कुछ भी तो नहीं बदला था जैसा उसकी मम्मा ने लिखा था। शायद यही वजह थी जो उसे यह जगह अनजानी नहीं लग रही थी और धीरे धीरे उसके अंदर के डर को ख़त्म सी कर रही थी। एक क्लब जो कहीं बाहर से आया था, उसकी कार अंदर एंटर कर ही रही थी कि उसकी नज़र सामने आपका पर पड़ती है जो घर के अंदर धीमे धीमे बढ़ रही थी। एक क्लब के लिए यह ऐसा नज़ारा था जिसकी उम्मीद उसने की ही नहीं थी। आज उसे आपका में स्नेहा दिखाई दे रही थी, जिसके आंचल में वो 5 साल की उम्र तक महफूज सा था। सबसे ज़्यादा कहानियाँ उसने स्नेहा से ही सुनी थी। कहने को तो एकलव्य हर्षवर्धन और काशी का बेटा था, पर उसकी सबसे ज़्यादा केयर स्नेहा ने की थी। सबसे ज़्यादा प्यार उसने स्नेहा से पाया था। स्नेहा के दिल का टुकड़ा नहीं, स्नेहा का दिल था। एकलव्य जब स्नेहा से सारांश के लिए अपना घर छोड़ा तो एकलव्य खामोश सा हो गया था, और वो खामोशी आज भी कहीं ना कहीं एकलव्य के वजूद का हिस्सा सी बन गई थी। एकलव्य कार से उतरकर अबका के पास आकर पीछे से उसकी आंखें बंद कर लेता है और कुछ नहीं कहता। भाई, अबका बोली। अबका की आंखें नम थी, जिसका एहसास एकलव्य को अपनी उंगलियों में हो गया था। वो अबका को अपनी तरफ धीरे से घुमाता है। फिर से कहो जो अभी बोला। एकलव्य ने भी नम आँखों के साथ कहा, भाई। अबका फिर बोली। आज पहली बार एकलव्य ने किसी के मुंह से अपने लिए भाई सुना था। यूं तो अबका एकलव्य से 5 साल छोटी थी, पर उसने हमेशा एकलव्य को ब्रो बुलाया था, भाई कभी नहीं बुलाया। दोनों अंदर आते हैं। अबका का डर तो ख़त्म हो गया था, पर झिझक अभी भी थी। ईशानी, काशी, पुरुषोत्तम जी और प्रस्तुति जी सब अबका और वात्सल्य की ही बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या आपका यहाँ है कि हमसे मिलने? प्रस्तुति जी ने पुरुषोत्तम जी से कहा। जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतज़ार है वो यहाँ आ गई है दादी माँ। एकलव्य अबका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर आते हुए बोला। अबका लाल अनारकली सूट में, हाथों में भरी भरी लाल चूड़ियाँ, मांग में भरा सिंदूर और आँखों में नमी लिए उनके सामने खड़ी थी। प्रस्तुति जी को तो जैसे धड़कने मिल गई थी। वो आकर अबका को अपने गले लगा लेती हैं, बहुत प्यार से उसके माथे को चूमती हैं। अबका अभी भी थोड़ा झिझक रही थी। तभी नीलिमा काशी के पास आती है। छोटी माँ, खाने पर क्या बनाना है? नीलिमा ने पूछा। मैं बनाऊँ? अबका धीरे से बोली। प्रस्तुति उसे रोकना चाहती थी, पर काशी उसे ऐसा करने से रोक लेती है। हाँ, अबका तुम हमारे लिए जो भी बनाना चाहती हो बना सकती हो।
तुम नीलिमा के साथ किचन में जाओ और तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो नीलिमा को बोल देना। अबका नीलिमा के साथ किचन में चली जाती है। काशी बेटा, ये क्या किया तुमने? तुमने अबका को क्यों भेजा? मुझे कितनी बातें करनी थी उससे, प्रस्तुति जी बोली। आपने देखा ना माँ, वो कितना झिझक रही थी। वो यहाँ आ गई है, उसके लिए यही बहुत है। उसे थोड़ा टाइम दीजिए माँ, वो खुद आकर आपसे मिलेगी, आपसे ढेर सारी बातें करेगी। वत्सला मेंशन, वंश तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानते हो जो तुम कह रहे हो वो कोई छोटी बात नहीं है। शिवशेखर जी गुस्से में बोले। ये सच है बड़े पापा, और यही सच है। वंश ने एक शब्द चबाकर सबकी ओर देखते हुए बोला। सब एक पल के लिए वंश की नज़रों में देखकर कांप से जाते हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा कि अब का हमसे इतना बड़ा सच छिपा सकती है। हमने तो उसे पूरे दिल से अपनाया था। वंश, वो जानती थी कि तुम्हारी शादी को लेकर हमारे कुछ सपने हैं, तुम्हारे बच्चे को देखने के कितने अरमान हैं हमारे। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नंदिनी जी बोली। अबका ने आपसे कुछ नहीं छुपाया बड़ी माँ, वो तो आपसे तब सच बताती जब उसे खुद को पता होता कि वत्सल्य मेरा बेटा है। वंश बोला। तू ये कहना चाहता है वंश की एक माँ को ये नहीं पता कि उसके बच्चे का पिता कौन है? वत्सला जी बोली। हाँ दादी माँ, क्योंकि ये आपका सेरोगेसी के थ्रू हुई थी, डॉक्टर के मिस्टेक की वजह से हुई थी। सेरोगेसी मिस्टेक, साफ साफ बताओ वंश की तुम कहना क्या चाहते हो? और इस बारे में हमें कुछ क्यों नहीं पता? चंद्रशेखर जी बोले। फिर वंश उन्हें इतना ही बताना शुरू करता है कि कैसे उसने दादाजी और पुरोहित जी की बात सुनी थी कि मेरी कुंडली में बेटे का योग है। उस वक्त मैं शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सेरोगेसी प्रोसीजर के थ्रू पिता बनने का फैसला किया। सोचा था जब सेरोगेसी प्रोसीजर सक्सेसफुली हो जाएगा तो सबको बता दूंगा। सब ध्यान से वंश की बात सुन रहे थे। पहले 2 बार प्रोसीजर फेल हो गया था, मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। फिर डॉक्टर गीतिका ने सजेस्ट किया कि हमारे पास अब भी एक लास्ट चांस है। जिस लड़की के साथ ये प्रोसीजर करना है उसकी जगह अब का गलती से वहाँ पहुँच गई और उसके साथ वो सेरोगेसी प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। उस तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।